तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारे सिलेबस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और काफी निग्लेक्टेड पोर्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है और काफी विस्तृत भी है। ठीक है, काफी बड़ा सिलेबस भी है ये रिफॉर्म मूवमेंट का। काफी सारे रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे हम लोग कुछ लेक्चर्स में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें देखने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई महिलाओं का कंडीशन काफी खराब हुआ था इस समय, तो महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए गए। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे हम लोग, सोशल एंड रिलीजियस दोनों। ठीक है, इसके बाद कास्ट मूवमेंट्स में हम लोग वो देखेंगे कि सिचुएशन ऑफ लोअर कास्ट काफी खराब हुआ करती थी, उसका उत्थान के लिए, मतलब लोअर कास्ट के उत्थान के लिए क्या क्या मूवमेंट्स चले हैं उसके बारे में देखेंगे थ्रू आउट इंडिया। फिर बात करते हैं पीजेंट्स की। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके पीजेंट्स की और एग्रीकल्चर की तो एकदम बैंड बजा दी थी, तो पीजेंट्स लोग ऑब्वियसली खुश तो नहीं होंगे, तो रिवोल्ट करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे पीजेंट्स मूवमेंट थे ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ट्राइबल मूवमेंट देखेंगे। ट्राइबल मूवमेंट्स क्या होते थे, ये ब्रिटिशर्स आते थे, लोग कहते थे अपना लैंड खाली करो, आज से तुम ये लैंड हमारा, हमको टैक्स दो। ट्राइबल्स बोलते थे भाई हमारा जमीन है, हमारे फॉरेस्ट है, हजारों सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं ट्राइबल्स, अब आके तुम कह रहे हो कि यहां से निकल जाओ या हमको टैक्स दो। तो ये सब इनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ट्राइबल लोग भी रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा सिविल अपराइजिंग्स, मतलब सिविल सोसाइटी में जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो अपराइजिंग करते हैं, उनकी भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई होती है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो वो भी अपराइजिंग करते हैं। फाइनली हम लोग देखेंगे सिपॉय म्यूटिनीज मतलब आर्मी में भी हिंदुस्तानी लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो भी रिवोल्ट करते हैं। कहां कहां रिवोल्ट किए हैं ये सब हम लोग देखेंगे, और ऑब्वियसली सिपॉय म्यूटिनीज में हम लोग 1857 का रिवोल्ट भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इन रिफॉर्म मूवमेंट में देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं कितने लेक्चर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वुमेन से और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ज्यादा लंबा लेक्चर ना करते हुए छोटे छोटे लेक्चर करेंगे, तो हो सकता है 2 या 3 लेक्चर्स में ये हमारा पूरा रिफॉर्म मूवमेंट्स खत्म हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें समझेंगे कि आखिर ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ये स्टार्ट क्यों हुए, ये अचानक से इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत कैसे हो रही है, इसको समझेंगे। तो कुछ तो रीजंस थे। पहला रीजन तो बड़ा सिंपल है कि इंडिया में लोग ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिशर्स का जो रूल था, इससे एकदम त्रस्त आ गए थे। ठीक है, और इस सोसाइटी में भी काफी सारे सोशल इवल्स आ गए थे। सोशल इवल जैसे कि भाई चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडो रिमैरेज का ना होना, ठीक है, एजुकेशन कम होना, ठीक है, लोगों में। तो ये सब चीजें थी, सोशल इविल्स थे। इसके अलावा आपका ऑब्वियसली छूत अछूत की प्रॉब्लम थी, अनटचेबिलिटी थी। ये सब सोशल इविल्स के होने के कारण भी समाज में काफी ज्यादा समस्याएं जब आने लगती है, तो समाज के लोग खुद इकट्ठा होते हैं उन इविल्स को दूर करने के लिए। तो समाज के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग क्या कहते हैं, उभर के आते हैं, जो इन सोशल इविल से लड़ने की बात यहां पे करते हैं। अच्छा देखिए, उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है मिडिल क्लास में लोग जो हैं वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो यहां पे थर्ड पॉइंट, यहां पे हमने एक और रीजन है कि आपका स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हो रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन, तो लोग पढ़ रहे थे। तो वेस्टर्न एजुकेटेड वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी तादाद में बढ़ोतरी होना, तो उन्होंने कहा देखिए हम तो वेस्टर्न एजुकेशन लिए हैं, इंग्लैंड, लंदन, इन सब जगह में तो ये सब कुरीतियां नहीं है, तो हमारे कंट्री में क्यों है इनको ये कुरीतियां। और जैसे जैसे एजुकेशन आया वैसे वैसे लोग ज्यादा रैशनलिज्म की ओर बढ़ने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई एक रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए। रिलीजियस यानी कि अलग अलग रिलीजन जो है सोसाइटी को थोड़ा सा बांटने का काम करते हैं, लेकिन एक अगर यूनिवर्सल रिलीजन हो, जो कि क्या हो सकता है, ह्यूमैनिज्म हो सकता है। ह्यूमैनिज्म एज एन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलीजन हम लोग अगर फॉलो करें तो कितना अच्छा हो। तो आपके सोसाइटी में ये जो भेदभाव है ये हो ही ना, तो ये कुछ आइडियोलॉजीज आते हैं। इसके अलावा सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं ये रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म से कनेक्टेड भी है कि भाई कोई भी अपना जो रिलीजन है वो फॉलो कर रहा है वो पर्सनल होना चाहिए, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, नए कॉन्सेप्ट, जो कि एजुकेशन के स्प्रेड होने के कारण, वेस्टर्न एजुकेशन के इंक्रीज होने के कारण, ये कुछ भावनाएं लोगों में आने लगी, आइडियोलॉजीज आने लगी, जिससे रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। फिर बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न कल्चर की। वेस्टर्न कल्चर आ रहा था,
वेस्टर्न कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था इंडिया में। कहने का मतलब यह है कि ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे ना इंडिया में, जो एजुकेशन था, आगे हम लोग देखेंगे एजुकेशन के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरीके से डेवलप हुआ एजुकेशन। तो एजुकेशन आने के कारण आपके जो लोग हैं वेस्टर्नाइज होने लग गए, यानी कि भाई एजुकेशन तो लंदन का आ रहा है, तो लोग लंदन में जिस तरीके से लोग बात करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसका कॉपी करने लगे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रिफॉर्म का कि भाई ऐसे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे हम लोग अगर ब्लाइंडली, तो हमारा कल्चर तो कहीं खो जाएगा। तो इसके लिए भी रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो एक तो अच्छी बात हुई वेस्टर्न एजुकेशन से लोग जागरूक हो रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो कल्चर में कुछ अच्छी बातें हैं उनको छोड़ भी रहे हैं, तो ये भी लोग नहीं चाहते थे। तो इसलिए भी रिफॉर्म मूवमेंट्स का आना जरूरी था और रिफॉर्म मूवमेंट्स आया सोसाइटी में। ठीक है, फिर आपका नेशनलिज्म की भावना बढ़ी लोगों में, जातिवाद, प्रांतवाद, रीजनलिज्म कम हुआ और बहुत सारे लोग एक कंट्री खुद को मानने लगे। तो नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें बढ़ने लगी, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग वहां पे बढ़ने लगी। तो ये कुछ कारण भी होते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स के आगे आने का रीजन ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे। सबसे पहले वुमेन की कंडीशंस को बेटर करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमको यह देखना है कि भाई पोजीशन ऑफ वुमेन खराब क्यों थी। क्योंकि पर्दा सिस्टम था। पर्दा सिस्टम मतलब घर से बाहर निकलना है तो पर्दा करके निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, घूंघट करके निकलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है भाई अर्ली मैरिज। बहुत जल्दी मैरिज हो जाता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इतनी छोटी एज में शादी हो जाती थी बच्चियों की। एजुकेशन नहीं मिलता था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार होता ही नहीं, एजुकेशन होता ही नहीं था, छोटी छोटी बच्चों की शादी करा दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जब एजुकेशन नहीं है तो अपना पैसा खुद कमाने की क्षमता भी नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जा रहे हो अपने हस्बैंड पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो हस्बैंड है पॉलीगैमी भी कर रहे हैं, मतलब एक हस्बैंड के कई सारे वाइफ्स हैं। ठीक है, और सारे वाइफ आपके हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो ये पॉलीगैमी वाला सिचुएशन भी स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। इसके अलावा भाई आप अर्ली मैरिज कर रहे हो, तो हस्बैंड ऑब्वियसली पहले मर जाएगा, तो जो वाइफ जिंदा रहेगी उसको सती करवा देते थे, मतलब जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसी कुरीतियां भी थी सोसाइटी में। और जब ऐसी कुरीतियां हैं तो कोई किसी के भी अगर घर में अगर बेटी पैदा होती थी तो पैदा होती मार दी जाती थी। क्यों? उनको था कि भाई ये तो दूसरे घर जाना है, हमारे लिए तो कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। तो इस तरीके की मेंटालिटी हो गई थी, तो आपके छोटी बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जा रहा था। तो इस प्रकार का फीमेल इन्फेंटिसाइड का सिचुएशन भी सोसाइटी में ग्रो कर रहा था। और शादी होने के बाद ऑब्वियसली आपका मैरिज में मेन और वुमेन के इक्वल राइट्स नहीं थे, अलग अलग राइट्स थे। ठीक है, इवन इनहेरिटेंस का राइट भी नहीं हुआ करता था, और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डाइवोर्स के ऐसे कुछ लॉज नहीं थे हमारे कंट्री में। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम थी। उसके बाद ऑब्वियसली जब कम उम्र में शादी हो जाएगी तो भाई सती होने का चांस है, मतलब आप अगर सती नहीं भी हो रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर विडो है तो उसका रीमैरिज हो, तो ऑब्वियसली आपके सोसाइटी में विडोज ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस में आप अगर शादी करेंगे तो सोसाइटी में विडोज तो इंक्रीज होंगे। तो विडोज जब इंक्रीज होंगे तो विडोज के कुछ अलग अलग नियम हुआ करते थे, नॉर्मल वो लाइफ नहीं जी सकती थी, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते थे, तो उन रेस्ट्रिक्शंस में उनको पूरा लाइफ जीना पड़ता था। इसलिए विडो का रीमैरिज करने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे ही विडो का दोबारा शादी होती थी अगेन उनके कुछ जो राइट्स थे वापस मिल जाते थे। तो सोसाइटी इस प्रकार से काफी सिचुएशन, खासकर की महिलाओं की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में आपका 19th सेंचुरी वाले पीरियड में, अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, इन सब टाइम में आपका प्रॉब्लम्स थी। तो रिफॉर्म की जरूरत भी पड़ी कि भाई किसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो रिफॉर्म क्या क्या रिफॉर्म हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव मेजर्स, तो कुछ कानून बने। तो आज के समय में हम देखते हैं कि भाई कानून बनते हैं सशक्त करने के लिए, आपके महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून बनना स्टार्ट होते हैं। देखें कौन कौन सा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड को जिंदा ही नहीं रहने दिया जाता था, पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो सबसे पहला रिफॉर्म तो ये आया कि भाई कम से कम जिंदा तो बचे, बचपन में ही मार दे रहे हो आप। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे बच्चों को मार देना। और कैसा छोटे बच्चे को? फीमेल छोटे बच्चे को। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो हुआ करता था उसको बाई लॉ उसको इलीगल घोषित कर दिया गया कि कोई भी अगर ऐसा पाया गया उसको सीधा जेल में ठूसेंगे। तो 1795 में एक आता है एक लॉ, और 1805 में एक लॉ आता है। तो 10 साल के अंतराल में एक और लॉ आया। तो 2 लॉज बनते हैं बैनिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। चलिए अब यह है कि चलो गर्ल चाइल्ड पैदा तो हो रही है,
लेकिन पैदा होने के बाद उसको शादी करा देते हैं। और शादी कैसे करा रहे हैं हम लोग? चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज, आप समझ लीजिए चाइल्ड मैरिज की जो प्रॉब्लम है सबसे अंत में खत्म हुआ, ठीक। लेकिन चाइल्ड मैरिज करने की वजह से जो अगली प्रॉब्लम थी कि भाई शादी हो जा रही है तो हस्बैंड की डेथ हो जा रही है, तो जो महिला है उनको सती करना पड़ता था। तो उनको मतलब जिंदा जला के मार देते थे। बहुत ही ज्यादा गंदा और कुप्रथा उस समय फैला था। ये जो प्रथा थी सती की, इस पर बैन लगा 1829 में। 1829 में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सती तो नहीं होने देंगे, सती आपने किया तो अगेन आप जेल में आइए, स्वागत किया जाएगा आपका जेल में। तो ऐसे सती पे बैन लगा 1829 में। ये सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, याद करना है, पूछेगा, ठीक है। अब देखिए सती हो गया, कंट्रोल में आ गया, अब सती नहीं होते हैं। तो सती नहीं होते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था दैट वाज विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम हो गई थी कि जो अभी जो विडो है, विडो तो बढ़ी रहे, अब विडो को हमने एक प्रोटेक्शन दिया कि भाई सती नहीं करवा रहे, जिंदा रहने का अधिकार दिया उनको, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी आपके विडोज को काफी रेस्ट्रिक्शन से जीना पड़ता था, काफी रेस्ट्रिक्शन से अपना जीवन जीना पड़ता था। तो अगर इस विडो की शादी हो जाए, अगर इसकी शादी हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इनको इन रेस्ट्रिक्शंस में जीना ना पड़े, लाइफ उनकी थोड़ी बेटर हो जाए। तो विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया गया 1856 में, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में। अब देखिए विडोज की शादी होना भी स्टार्ट होता है 1856 के बाद, लीगल राइट मिल जाता है रीमैरिज करने का, ठीक है। अभी इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पे समस्या, इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या थी? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज पे अटैक हुआ सबसे अंत में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स 10 साल बढ़ा के 12 साल कर दिया गया। पहले ऐसा था कि 10 साल की मतलब छोटी बच्ची, कितनी छोटी बच्ची होती है, उसकी आप शादी कैसे करा सकते हो? तो यह कहा गया कि भाई 10 साल, पहले 10 साल एज था, 10 साल के छोटी बच्ची को भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो कंसेंट कैसे दे सकती है, वो तो बहुत छोटी है। तो ये जो एज है 10 साल, अरे 10 साल भी देखा जाए तो बहुत छोटा है, तो 10 साल भी तो कम ही एज है। तो इस एज को बढ़ा के कर दिया गया 12 साल कि भाई 12 साल से कम अगर एज की अगर कोई लड़की है, बच्ची है, तो वो सक्षम नहीं है कंसेंट देने के लिए। तो ऐसा एक लॉ आ जाता है 1891 में, दैट इज एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद इस एज को और ज्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। आपका मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फिक्स किया गया कि भाई लड़के की भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, लड़की की भी एज मिनिमम होनी चाहिए कितनी। तो ये आपका फिक्स किया गया है बाई चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, जिसको शारदा एक्ट भी बुलाया जाता है, इसको शारदा एक्ट भी बुलाया जाता है। तो ये एक्ट से आपका चाइल्ड मैरिज को रोका गया। तो यहां पे देखिए एज क्या कर दिया गया, बॉयज का मिनिमम एज हो गया 18 साल और गर्ल्स का मिनिमम एज हो गया 14 ईयर्स। तो शादी करने के लिए लड़के की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, लड़की की मिनिमम एज 14 साल होना चाहिए। ये इसी एक्ट को बोलते हैं शारदा एक्ट। और ये 1930 कह लीजिए, 1929 को कह लीजिए, ये पास होता है, ठीक है, शारदा एक्ट। तो ये 5 एक्ट और इनके डेट आपको याद होने चाहिए 100%, और किस लिए आया था ये भी हमको याद हो गया होगा। दीज वेयर द लेजिस्लेटिव मेजर्स। इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ मेजर्स लिए गए। तो अब आजादी मिल जाती है। आजादी मिलने के बाद सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में। तो अलग अलग रिलीजन के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो ये आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू उनकी शादी होती है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955 में। तो हिंदूज के मैरिज के जो लॉज हैं ये इसमें आपके कोडेड है। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो यहां 1956 में अब महिलाओं को आपका प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की स्वतंत्रता मिली, ठीक है, इनहेरिट प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं महिलाएं। इसके अलावा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, अगर मान लीजिए डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स में आपके महिलाओं को मेंटेनेंस मिलने का प्रावधान, और एडॉप्शन के क्या क्या रूल्स हैं, तो ये सब 1956 में आते हैं। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आपका आता है। फिर आपका सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स, तो ये आपका 1956 में आता है, सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। तो ये आपका 1986 में इसका अमेंडमेंट होता है बाद में। तो ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करना, जैसे छोटी बच्चियों को किडनैप करके उसके बाद उनका ह्यूमन ट्रैफिक होता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों में संलग्न करा दिया जाता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए ये वाला एक्ट बना था, इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये कुछ एक्ट थे। और देखिए 56 हो गया, 54 56 का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट ऑफ 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1976। तो भाई 60s के दशक में आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। इसमें कहा कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट महिलाओं को दिया जाएगा।
ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके जॉब वगैरह में उनको कुछ मेटर्निटी बेनिफिट दिए मिलेंगे जॉब में, ठीक है। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी लेना कानूनन जुर्म हो गया, तो ये भी काफी उस समय प्रचलन में था, डाउरी लेने की प्रथा, उसको रोकने के लिए इसको लाया गया। आज के टाइम में इसका काफी मिसयूज भी होता है, लेकिन खैर उस समय तो काफी इसकी जरूरी था, क्योंकि डाउरी को लेना एक बहुत ही कुप्रथा बन गई थी सोसाइटी में, ठीक है। 1961 की यहाँ पे बात हो रही है। आज भी शायद डाउरी लेना एक कुप्रथा है, तो अब अभी ये, लेकिन थोड़ा सा इस लॉ की वजह से डाउरी थोड़ा कम लिया जाता है, पता नहीं, ये तो करना पड़ेगा, हमें सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा मिसयूज भी स्टार्ट हो गया अभी के टाइम में। फॉल्स डाउरी केसेस वगैरह आपके कर दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस वगैरह भी आए हैं। तो खैर वापस आते हैं अभी दोबारा हम लोग, ठीक है। जब मेन राइट से दोबारा हम लोग वापस हमारे हिस्ट्री के टॉपिक में आते हैं, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना था, डाउरी जैसी कुप्रथा को सोसाइटी से निकालने के लिए। बाद में 1986 में इसे अमेंड भी कर दिया गया। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, पहले मेन को ज्यादा पे मिल रहा है, ठीक है, महिलाओं को आपका कम पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये खत्म होना चाहिए, इक्वल रिन्यूमरेशन होना चाहिए सेम काम के लिए। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये आपका दोबारा इसको अमेंड किया गया 1978 में। तो ये कुछ एक्ट्स आपके लाए गए। अच्छा, ये वाला टॉपिक तो वैसे थोड़ा पहले ही हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अभी दोबारा सुन लीजिए। रिफॉर्म मूवमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। रिफॉर्म मूवमेंट्स आखिर दो प्रकार के होते हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। अंतर क्या है दोनों में? तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ये कहते हैं कि भाई नया जमाना आया है, मॉडर्न जमाना आया है, तो मॉडर्न जमाने को हम लोग मॉडर्नाइज तरीके से काम करेंगे। तो मॉडर्न एजुकेशन लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे की बात करेंगे, इकोनॉमी बेटर हो, ठीक है, तो और मॉडर्न एजुकेशन लोगों को मिले। तो इस प्रकार से ये रिफॉर्म लाना चाहते थे कि भाई मॉडर्नाइज हो रहे हैं हम लोग, तो पुराने रीति रिवाज को छोड़ के नए जमाने के साथ तालमेल मिलाइए। तो ये काम था रिफॉर्मिस्ट का। जैसे कि ब्राह्मो समाज, आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, तो ये सारे आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, मतलब मॉडर्न डे के साथ तालमेल मिला के चलें। एक था भाई रिवाइवल, ये कहते थे कि रिफॉर्म ऐसा हो कि अभी जो कुरीतियां आ गई हैं इसको दूर करने के लिए हमें ट्रेडिशन पे चलना पड़ेगा। जो पुराने हमारे ट्रेडिशंस हैं, पुराने ट्रेडिशंस पे हमें चलना पड़ेगा। तो ये लॉजिक नहीं लगाना इन्हें। जो रिवाइवलिस्ट है उन्होंने कहा कि हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड कस्टम्स है, उनसे हमें चिपक के चलना है, तो सोसाइटी रिफॉर्म होगी। और रिफॉर्मिस्ट ये कहते थे कि भैया हमें नए जमाने के साथ चलना है, लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, वो दिमाग लगा के हमें अगर ठीक लगे तब हमें वो करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर देना है। रिवाइवलिस्ट का ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराना जमाना बेटर था, पुराने जमाने से हट गए इसलिए प्रॉब्लम्स आई हैं। तो पुराने जमाने में जैसे सिचुएशंस हुआ करते थे वैसे होने चाहिए। जैसे आर्य समाज कह रही है कि भाई वैदिक टाइम में बड़ा अच्छा पीरियड था, वैदिक टाइम में तो कोई कुप्रथा नहीं थी, को आपका चाइल्ड मैरिज नहीं था, घूंघट की प्रथा नहीं थी, और भी कुरीतियां नहीं थी, तो वैदिक काल में चलिए वहां पे सब बढ़िया था। उसी प्रकार से देवबंद मूवमेंट, ये इस्लामिस्ट मूवमेंट है, वो कह रहे हैं भाई इस्लाम के आपके ट्रेडिशन के हिसाब से चलेंगे हम लोग और हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इस प्रकार के आपके जो थिंकर्स थे वो कहते, उनको कहा जाता था रिवाइवलिस्ट। एग्जाम्पल हमने बताया आर्य समाज और देवबंद मूवमेंट, ठीक है। चलो अब देखो सोशल जो रिविल्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग बिफोर फिनिशिंग दिस टॉपिक ऑफ क्या कहते हैं वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो देखिए सती की बात हुई, सती को आपका प्रिवेंट करने के लिए लॉ बना था 1829 में, इंप्लीमेंट हुआ था पहली बार बंगाल में इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद मद्रास बॉम्बे में 1830s तक ये इंप्लीमेंट होता है। फिर सबसे पहले रोकथाम किसकी की गई? फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो हमें पता है 1795 और 1805 या 1804 में जो भी आपसे बोला जाए, यहां पे आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट लॉ बनता है। फिर सारे प्रॉब्लम्स की जड़ चाइल्ड मैरिज की रोकथाम करने के लिए 1870 में लॉ बना, 1872 में लॉ बना, सिविल मैरिज एक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि शारदा एक्ट, उसमें क्या कहते हैं एज बढ़ा दिया गया, पहले 12 साल था, हमने देखा था ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट से पहले एक और एक्ट आया था, कौन सा एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, एक्चुअली एज ऑफ कंसेंट एक्ट में आपका बेसिकली 12 साल हो गया था, यही पढ़ा था हमने 1891 के एक्ट में। उसके बाद बढ़ा के शारदा एक्ट में ऑफ 1930 में बॉयज और गर्ल्स का एज जो है बढ़ा के 14 और 18 कर दिया गया। तो ये सारी बातें हो गई थी। अच्छा, चाइल्ड मैरिज पे अगर आपसे किसी लीडर की बात करें जिसने काफी काम किया है टू रिमूव चाइल्ड मैरिज फ्रॉम द सोसाइटी, इज BM मालाबारी। BM मालाबारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने महिला उत्थान के लिए काफी काम किया है और चाइल्ड मैरिज का जो लेजिस्लेशन आता है, इनका बड़ा योगदान था इस लेजिस्लेशन आने में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज के लिए अगर काम करने की बात कही जाए तो ब्राह्मो समाज ने काफी काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया था 1820 से 1891। तो ब्राह्मो समाज एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो बंगाल में 35 गर्ल्स स्कूल्स भी ओपन किए थे, महिलाओं के लिए 35 स्कूल्स ओपन किए गए थे बंगाल में बाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और फाइनली हिंदू विडो मैरिज एक्ट आता है 1856 में। फिर वुमेन एजुकेशन के बारे में हमने बात नहीं की, अभी करते हैं। देखिए वुमेन एजुकेशन के बारे में भी काफी काम हुआ है, कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे तो वो कन्वर्जन वाला काम अपना चला तो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन में काफी योगदान दिया है। जैसे कि कैलकाटा फीमेल जुवलाइन सोसाइटी बनाया वुमेन एजुकेशन के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा यह बनाया गया था। इसके अलावा बेथ्यून स्कूल बाई JED बेथ्यून के द्वारा स्थापित किया गया 1849 में। और वुमेन मेडिकल सर्विस ये स्टार्ट किया गया था, ट्रेन नर्सेस एंड मिडवाइफ। इनको नर्सेस को बेसिकली ट्रेन करने के लिए आपका वुमेन्स मेडिकल सर्विस का स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1854 में हम लोग एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर एजुकेशन पे ही होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। अभी थोड़ा बहुत देख लीजिए, एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था एजुकेशन को लेकर, तो उसमें भी वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी बातें लिखी थी। तो इसी के साथ ही हम लोग जो वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने देख लिया, और जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा ना रखते हुए यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और ये रिफॉर्म मूवमेंट्स की कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन से और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए।